लेक्चर 4 में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्री फर्टिलाइजेशन की स्टेज को कवर किया था, जिसमें हमने गेमेटोजेनेसिस को जाना था। गेमेटोजेनेसिस में हमने ये जाना था कि किस तरह से गेमेट का फॉर्मेशन होता है, कौन से सेल डिवीजन होते हैं और क्यों होते हैं। अगर माइटोसिस होता है तो क्यों होता है, म्यूसिस होता है क्यों होता है। लेक्चर 5 में हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उस स्टेज को जो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं निषेचन। निषेचन, ठीक है। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो एल्गी के गैमीट दे रखे हैं। जब ये दोनों गैमीट नजदीक आते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं तो इनके फ्यूजन से एक सिंगल स्ट्रक्चर संरचना बनती है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, जिसमें दोनों गैमीट्स के जो न्यूक्लियस है आपस में मिल जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल की शुरुआत होती है या नए ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। कई बार फर्टिलाइजेशन का सिमिलर टर्म आपने सुना होगा, सिनगैमी भी होता है, सिनगैमी। तो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन सिमिलर टर्म है। अगर इन दोनों को अगर हम डिफाइन करें तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, सिनगैमी क्या होता है अब समझ में आ गया। चलो अब नॉलेज को थोड़ा टेस्ट करते हैं अपनी, पता करते हैं कितना समझ में आया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब पता चलेगा हमें, ठीक है, कि कितना समय समझ में आया है। पहले क्वेश्चन में जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें पूछा हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिनगैनी अकर इनसाइड द बॉडी ओनली। अब इसमें जो हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है ना, कोई भी क्वेश्चन कभी भी अगर अटेम्प्ट करते हो आप, तो वहां ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी ओनली, ठीक है, जैसा कोई शब्द जुड़ा हो तो उसको ध्यान से रुक के समझना है। तो ये कह रहा है सिनगैनी केवल बॉडी के अंदर होती है, और सिनगैनी क्या है अभी हम जस्ट बिफोर हम समझे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विच फॉर्म जाइगोट्स या विच रिजल्ट्स जाइगोट, ठीक है। तो सिंगेनी जो हमने समझ लिया है, अगर ये 2 नंबर में मान लो क्वेश्चन आ भी जाए 12th के बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे लिखोगे, राइट द डेफिनेशन ऑफ सिंगेमी, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स which results in zygote formation, ठीक है। सिनगैमी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैमीट्स आपस में मिलकर जाइगोट या युग्मक का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन अगर आता है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सिनगैमी अकर इनसाइड द बॉडी ओनली, ओनली लगा है तो ये सोचो जो कहे कि भाई सिर्फ यही होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट अधिकांशतः, नॉट ऑल, अधिकांशतः गलत होते हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि सिनगैमी या हम जिसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये बॉडी के बाहर भी होता है या आउटसाइड ऑफ बॉडी भी होता है और इनसाइड ऑफ बॉडी भी होता है। ये अभी हम बात करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे इसी में हम बात करेंगे साइट ऑफ सिनगैमी की तब। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है सिनगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है एकेडमिक या डिस्क्रिप्टिव 2 नंबर में पूछा गया, राइट द डेफिनेशन ऑफ सिनगैमी, इसको हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज सिनगैमी, वो बात हमने कर ली है। अब यहाँ पे एक सवाल उठना चाहिए दिमाग में कि क्या हो, थिंक, सोचो इस बारे में, क्या हो अगर एनी, ये क्या लिखा है, व्हाट हैपन इफ एनी डज नॉट अकर, एनी का मतलब यहाँ पे सिनगैमी होना चाहिए, एनी नहीं है यहाँ पे, इफ सिनगैमी, ये कहना चाह रहा है कि क्या हो अगर सिनगैमी ना हो तो क्या ऑप्शन है। देखो सिनगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो अगर गैमीट आपस में नहीं मिलेंगे, उनका फ्यूजन नहीं होगा, तो एक ऑप्शन क्या होता है कि कोई भी एक गैमीट अपने आप में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो, यही तो हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन भी यही बचता है, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा होता है कि फीमेल गैमीट या मादा जो युग्मक है उसका अगर मेल के साथ फ्यूजन नहीं होता है और ये डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इसे डेवलप हो जाता है किसमें, ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि कहाँ होता है, मधुमक्खियों में, हनी बी, हनी बी में जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स पता होगा तुम्हें, ठीक है, उन ड्रोन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, या हम कह सकते हैं फ्रॉम
अनफर्टिलाइज्ड एग। क्लियर? तो इस पूरी प्रोसेस को हम नाम देते हैं, एक टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? अब अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए, अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा, और डिस्क्रिप्टिव बनेगा तो किस तरह से बनेगा। ये हमारे लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि साथ ही साथ हम अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि टॉपिक को कितनी गहराई से समझा है। तो अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, तो आप क्या लिखोगे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। और अगर 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसमें कीवर्ड क्या है। अगर मैं पूरा इसका डेफिनेशन लिखता हूं जो पूछा गया है कि व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इट इज, या पार्थिनोजेनेसिस भी लिख सकते हो, इट इज की जगह पार्थिनोजेनेसिस इज द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव, ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब समझो ध्यान से इसमें कीवर्ड क्या है। अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो कौन से शब्द इसमें आना जरूरी है? एक तो अनफर्टिलाइज्ड एग, इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म, ना भी आए चलो छूट, आना चाहिए वैसे ऑर्गेनिज्म। और तीसरा प्रोसेस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब जिस ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बनता है। और आप ऐड करना चाहो डिटेल तो ऐसे भी लिख सकते हो, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द, या प्रोसेस नहीं, हाँ ठीक है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक, तो इसमें आपने और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना हो तो पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा है और उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पूछा है वो हाउ पार्थिनोजेनेसिस डिफर फ्रॉम सिनगेमी। ये पूछ रहे हैं कि जो सिनगेमी जो अभी हमने रिसेंटली स्टडी की थी वो उससे पार्थिनोजेनेसिस किस तरह से अलग है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है नो जाइगोट फॉर्म इन पार्थिनोजेनेसिस, बिल्कुल सही है, कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। और ये बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस जो ब्रेक प्रोसेस होती है बेसिकली बाईपास कर जाती है किसको, इट बाईपास द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब आपने जो डेफिनेशन लिखी है ना, जैसे 2 नंबर में जो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डेफिनेशन लिखी थी, वैसे तो इतनी सफिशियंट है 2 नंबर के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप एक और स्टेटमेंट यहाँ पे या एक और सेंटेंस ऐड कर सकते हो कि इट बाईपास द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या इट बाईपास द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहा है कि मेल गैमीट डेवलप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। बेसिकली मेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग, एग मतलब फीमेल गैमीट। ठीक है, तो और इसको अच्छे से आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डिटेल में देखो, ऐसे पता चलता है आपको क्या ऐड करना है क्या छोड़ना है। अब इसी डेफिनेशन में इसको यहीं पे ऐड करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे देखो, थोड़ा इरेजर को छोटा करते हैं। हमने क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट्स, और फीमेल गैमीट, फीमेल लिखेंगे तो फीमेल गैमीट लिखेंगे, और एग लिखेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब फीमेल ही होता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये तो सेकंड वाला तो गलत हो गया। थर्ड में पूछा है फीमेल गैमीट डेवलप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है क्योंकि ये अभी हमने जस्ट समझा है। फोर्थ में कह रहा है नो मेल पेरेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है और केवल फीमेल से हो रहा है, तो ये एक तरह का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन मैंने यहाँ बता दी, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ बता दिया, थर्ड पॉइंट और निकल के सामने आ गया। तो ये नो मेल पेरेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारे हिसाब से बन रहे हैं इसमें 1 3 4, 1 3 4 का ऑप्शन कौन सा है, सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? तो पार्थिनोजेनेसिस के तो अगर 3 नंबर में भी आता है तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। और चौथे 3 नंबर में ये क्या क्या लिखना है, 3 स्टेटमेंट 3 सेंटेंस ये हो गए, और फिर बचा गया एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है आपको बताया अभी, हनी भी हो गया, फ्यू स्पीसीज ऑफ लेजर्ड यानी छिपकली, ठीक है, एंड फ्यू स्पीसीज ऑफ सम फिशेस, फ्यू स्पीसीज। ठीक है, ठीक इसमें भी सेम, तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, पार्थेनोजेनेसिस की हमने बात कर ली, ठीक है, किस तरह से ये सिनगैमी से डिफर करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हिस्सा है उसकी बात कर ली। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही अगली जो स्टेज आती है वो आती है कि सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिनगैमी, इसकी साइट क्या है? साइट बोले तो ये कहाँ होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से समझो एक चीज, देखो साइट की जब हम बात करते हैं ना, तो सिनगैमी क्या है आपको पता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, इतनी बात तो हमें पता है, क्लियर, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसके दो ही ऑप्शन है, कौन से हैं? या तो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, और दूसरा ऑप्शन क्या है, बॉडी से बाहर, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। क्लियर, बात आ रही है समझ में? अब देखो समझो ध्यान से, अब अगर इनसाइड ऑफ बॉडी होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइड द बॉडी का मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी सिनगेमी, वो कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी। तो इसके लिए हम इसको बोल देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अरे ये क्या हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और आउटसाइड द बॉडी होगी तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कुकुर के भौंकने की आवाज आ रही है ना बैकग्राउंड में? हाँ, ये पड़ोस में कुत्ता है जिसकी खुजली मचती है तो ये ऐसा ही करता है, ठीक है। हाँ, तो सिनगेमी की बात करें तो अब सवाल ये आता है कि इनसाइड द बॉडी कहाँ होती है, आउटसाइड द बॉडी कहाँ होती है। तो समझो ध्यान से, देखो जीव दो तरह के होते हैं, दो तरह नहीं तीन तरह के होते हैं। एक तो वो जो टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में एक्वाटिक जो जल में रहते हैं, और उनके बीच के एक और होते हैं एम्फीबियन, ठीक है, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। तो जो आउटसाइड द बॉडी है जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ये खासकर एम्फीबियन और एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें होता है। कहाँ होता है? एक्वाटिक और एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस को हिंदी में कहते हैं उभयचर, ठीक है, और एक्वाटिक को जलीय। तो जो जलीय और उभयचर जीव है वहां क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, अबे कुकुर चुप हो जा भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, ये बाहर मीट कर रहे हैं। तो बाहर मीट करने का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल, अब बाहर का मतलब मान लेते हैं कि वाटर या जल पानी में रिलीज होते हैं, ठीक है। अब पानी में रिलीज है, बॉडी से बाहर है, तो ये सबसे बड़ा जहां पर रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है, प्रीडेटर का। कोई भी प्रीडेटर इनको खाने के लिए तैयार बैठेगा अगर मौका लगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है कि ये आपस में फर्टिलाइज होने तक रह पाए, ठीक है, अदरवाइज ये किसी का भोजन बन जाते हैं। तो अब क्योंकि इन्हें बाहर फर्टिलाइज करना है और ये भी श्योरिटी नहीं कि जिंदा रहेंगे या फिर मतलब ये फर्टिलाइज करने तक ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए इस चीज को, इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, या हम कह सकते हैं कंपनसेट करने के लिए, नेचर ने जो कुछ मैकेनिज्म डिजाइन किए वो ये कि पहला तो क्या होता है, जो टाइमिंग होती है इनको रिलीज करने की, वो एकदम एग्जैक्ट सेम टाइमिंग होती है, एग्जैक्ट सेम टाइमिंग। मतलब जब मेल ऑर्गेनिज्म रिलीज करेगा मेल गैमीट को, उसी टाइम पे फीमेल भी रिलीज करती है। इसको एक टर्म यूज होता है सिंक्रोनी। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनी, ठीक। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, क्यों? ताकि वो फर्टिलाइजेशन डेस्टिनेशन या अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके या गैमीट फर्टिलाइज हो सके। दूसरा क्या है, मान लिया टाइमिंग भी सही है फिर भी उनका रिस्क फैक्टर बना ही रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि जिनको नंबर्स होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं या बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बहुत संख्या में रिलीज होते हैं, ठीक है, यानी लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, ताकि अगर आधे भी गैमीट प्रीडेटर के द्वारा खत्म कर दिए जाए, खा लिए जाए, तब भी आधे बच जाएं, और फिर उनसे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ऑर्गेनिज्म का तीसरा फैक्टर ये भी होता है कि चलो मान लिया फर्टिलाइज भी हो गया, जाइगोट भी बन गया, अब जाइगोट बनने के बाद एडल्ट बनने तक क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जिंदा रहेंगे, ठीक है। मान लिया 100 गैमीट प्रोड्यूस हुए मेल, 100 हुए फीमेल, और फर्टिलाइज होने तक सिर्फ 50 ही बच पाए मेल और फीमेल, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जाइगोट कितने बने? 50। अब जाइगोट से एडल्ट होते होते बचे कितने? सिर्फ 10।
और बाकी के 40 खा लिया गया किसके द्वारा, प्रीडेटर के द्वारा। तो इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए, इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए और स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए नेचर ने कुछ मैकेनिज्म डिजाइन किए हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो बात होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, किसमें होता है, वो सारी चीज हमने बात की। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, सिंपल सा फंडा है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो मेल गैमीट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, इनसाइड द बॉडी। और इनसाइड द बॉडी है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, सर्वाइवल चांसेस मोर होते हैं। और सर्वाइवल चांसेस मोर है इसका मतलब क्या है, ये लेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, लेस नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया। कहाँ होते हैं ये, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल्स, ये सब बहुत कॉमन है जो आप सबको पता होंगे। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक क्या था, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जिनको हम अटेम्प्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन एल्गी एंड फिशिश ओनली। देखो फिर से इन्होंने क्या कह दिया, ओनली शब्द ला दिया, जबकि जहां ओनली जुड़ा होगा इसका मतलब क्या है, वो कहना चाह रहा है कि सिर्फ इसी में ही होता है, जबकि ये पॉसिबल संभावना बहुत कम है। तो ये तो है गलत आंसर, क्योंकि ये एल्गी में भी होता है, फिशेस में भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और एम्फीबियन स्पीसीज भी होती हैं जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो ये तो हो गया गलत। सेकंड में क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। क्यों होता है, हमने बात की थी, रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में पूछ रहा है गैमीट और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एक्सटर्नली आर लेस वल्नरेबल। देखो पूछ क्या रहा है, लेस वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। ठीक है, ये नंबर नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, टू प्रीडेटर्स, हेंस लार्ज इन नंबर्स। ये टाइपिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ये कहना चाह रहा है कि जो गैमीट और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से, उनको कम खतरा होता है किसी बाहरी जीव से, इसलिए उनके संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने बात की थी बाहर हो रहा है तो खतरा ज्यादा है, तो लेस तो नहीं होगा, तो ये तो यही गलत हो गया। ठीक है, और लार्ज नंबर भी इसीलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि उस खतरे को कंपेंसेट किया जा सके, तो तीसरा तो गलत है। अब बचा क्या, केवल दो, तो ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, अभी साथ साथ टॉपिक भी कवर किया है और साथ साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।